ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, जैसे मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होती है। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो, तब हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या लिखते हैं? तब जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कोई ये सरफेस है, उस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इन सरफेस का जो एरिया है, इस तरफ को ये डेल्टा A1 छोटे छोटे स्मॉल एरिया, डेल्टा A2 ये एरिया वेक्टर हैं, डेल्टा A3, डेल्टा मतलब स्मॉल एरिया वेक्टर। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है, यहाँ पे B2 है और यहाँ पर B3 है। अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया में होगा, वो होगा B1 इंटू डेल्टा A1। यहाँ पर जो होगा प्लस B2 इंटू डेल्टा A2। यहाँ जो होगा B3 इंटू डेल्टा A3। इस तरह से हम जितने भी इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे, सब जगह का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, तो हमें सारी बॉडी के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम इसको समेशन भी लिख सकते हैं ऐसे, समेशन B इंटू डेल्टा A। हम I के, क्योंकि 1 2 3 अलग अलग नाम है, तो हम इसको कई बार I भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इफ दिस डेल्टा A, यदि इस A की वैल्यू बहुत छोटी हो, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 0, देन जो ये इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं, इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट फाई बी एज इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी ए। ये सिचुएशन आती है हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, और यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एक समान हो सब जगह पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला ये होता है। तो ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फार्मूला है जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है। इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताया है। फैराडेज और हेनरी ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किए थे। उसके आधार पर फैराडेज लॉज हैं, Faraday's laws of electromagnetic induction, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं हम इसको। तो इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ जो हमने पिछली बार स्टडी किया है, उसी को हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ उसी को बोलते हैं। हमने स्टडी किया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज करेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। तो फर्स्ट लॉ भी यही कह रहा है कि व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस। जब कोई, जैसे कॉइल है, ये कॉइल है, और इसके साथ जो आप मैग्नेट लेकर के आते थे, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करती थी ऐसे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ जो लिंक करेगा, यदि वो चेंज करे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक लास्ट करता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। तो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट सुन लीजिए, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, and this induced EMF lasts as long as the magnetic flux is changing. This is the first law. Second law क्या है? Second law है, हमने ये भी पढ़ा था कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स
यदि इस मैग्नेट को हम बड़ी तेजी से अंदर लाएं, दूर लेकर के जाएं, तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगी वो ज़्यादा थी। मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हो रहा है, या जो इंड्यूस्ड करंट है जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। तो जो सेकंड लॉ स्टेट कर रहा है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स तेजी ज़्यादा चेंज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपने दूर करना है। हम कई बार इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, कई बार इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, क्योंकि करंट जो है वो उसको फ्लो करने के लिए ईएमएफ की जरूरत होती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसलिए हम करंट की जगह कई बार इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह देते हैं। तो ये दो लॉज हैं। अब हमें यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए लेट φ1 इज मैग्नेटिक फ्लक्स linked with this coil at time t1। फिर थोड़ी देर के बाद φ2 is magnetic flux linked with this coil at time t2। तो चेंज कितना किया? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया φ2। हमेशा चेंज होती है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो गया? φ2। पहले कितना था? φ1। φ2 माइनस φ1। इसको हम d5 भी लिख सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। कितने टाइम में हुआ? टाइम टेकन टू चेंज कितने टाइम में हुआ? पहले टाइम कितना था? t1। अब कितना हो गया? t2। t2 माइनस t1, इसको हम dt भी लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो किसके बराबर? कितना हुआ? d5 चेंज कितने टाइम में? dt टाइम में। तो इसको d5 अपॉन dt भी लिख सकते हैं, या φ2 माइनस φ1 d5 होता है dt, t2 माइनस t1, ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे आपको डेफिनेशन में आपने स्टडी किया, इस लॉ में स्टडी किया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या लिख रहे हैं? देख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम स्मॉल ई से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय लेटर स्मॉल ई इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? d5 अपॉन dt। तो E इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे k, d5 अपॉन dt। यहाँ माइनस निशान भी लगता है साथ में। ये जो k है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी डायरेक्शन, इसकी नेचर ऐसी है कि जो इसको प्रोड्यूस करता है उसको अपोज करता है। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को किसने प्रोड्यूस किया है? यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ? वो मैग्नेट के अंदर आने से या दूर जाने से, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन ऐसी है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं होने देता। चेंज नहीं होने देने का मतलब है यदि मैग्नेट नज़दीक आएगा तो ये उसको नज़दीक नहीं आने देगा, यदि दूर जाने लगेगा तो दूर नहीं जाने देगा। तो ये हमारे पास लॉ बनता है। इस k की वैल्यू, k इज 1 इन SI सिस्टम। यूनिट्स होते हैं हमारे पास, एक SI यूनिट होता है, एक CGS यूनिट होता है। तो SI यूनिट के अंदर जो k की वैल्यू है वो कितनी होती है हमारे पास? वो 1 होती है। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू क्या बन गया? माइनस d5 अपॉन dt। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और E इज इक्वल टू माइनस d5 की जगह क्या लिख सकते हैं? φ2 माइनस φ1 अपॉन t2 माइनस t1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा फैराडेज लॉज हैं। ये जो नेगेटिव साइन है, जैसे यहाँ पे बताया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होती है कि जो उसको प्रोड्यूस करता है वो ही उसको ही ये अपोज करता है। तो इसको हम लेंजिज लॉ बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग लॉ, लेंजिज लॉ।
इसकी स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप देख सकते हैं। लेंजिज लॉ, ये लेंज इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये इसकी स्टेटमेंट कहती है जो मैंने अभी सबसे लास्ट में कहा कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। फिर से सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू द लेंजिज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ठीक है, जैसे हमने इस फार्मूले में लिखा था, फार्मूले में क्या लिखा था हमने, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मतलब E की डायरेक्शन ऐसी है कि जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है E को, उसी को अपोज करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉइल ले रहे हैं, ये कॉइल है, ओके, तो एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया यहाँ पे, यहाँ एक मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल इसका, ये साउथ पोल। ठीक, जब इस मैग्नेट को नजदीक लाएंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं ऐसे निकल रही हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के रिप्रेजेंट। जब इस मैग्नेट को नजदीक लाओगे, अभी देख रहे हैं आप कि इस कॉइल से सिर्फ एक पास कर रही है, जब आप इसको इस मैग्नेट को यहाँ ले आएंगे तो आप देखेंगे इसमें से 3 पास कर रही है, मतलब नंबर जो है, लाइंस का जो नंबर है वो बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस मैग्नेट को नजदीक लाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। अब चेंज करने से क्या होगा, यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इस कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा। उस ईएमएफ की वजह से क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा। उस करंट को फ्लो करने की वजह से क्या होगा, ये जो कॉइल का जो फेस है, ये फेस, क्योंकि कॉइल के टर्न हैं, ऐसे रिंग लगे हुए हैं, तो कॉइल का जो फेस है जो इस तरफ को है, मैग्नेट की तरफ को है, उस करंट की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसकी वजह से इस कॉइल का ये जो फेस है ये कैसा बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये फेस नॉर्थ बन जाएगा। जब ये नॉर्थ बन जाएगा तो फिर ये इस मैग्नेट को अपने नज़दीक आने से क्या करेगा, रोकेगा, इसको अपने नज़दीक नहीं आने देगा। तो फिर क्या होगा, मैग्नेट को आप दूर लेकर के जाइए। अब मैग्नेट को आप दूर ले जा रहे हैं, जब दूर लेकर के जाएंगे तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन पहले से कैसी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, पहले से विपरीत डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब फिर करंट भी पहले से क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जब पहले से अपोजिट हो जाएगा तो अब ये कॉइल पहले नॉर्थ थी, अब ये कॉइल कैसी बन जाएगी, साउथ बन जाएगी। तो इस मैग्नेट को जब आप दूर लेकर के जा रहे हैं तो ये कॉइल का फेस साउथ बन जाता है, इसको दूर नहीं जाने देता, और जब इसको नज़दीक लाते हैं तो ये नॉर्थ बन जाता है, इसको नज़दीक नहीं आने देता। तो ये जो इसका नेचर है, ईएमएफ का जो नेचर है, वो इस नेगेटिव साइन से पता चलता है, और इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करने के लिए इस लेंजिज लॉ को कहा गया है। क्लियर, ये उस भस्मासुर की तरह है, जैसे आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान शिव ने वरदान दिया था एक राक्षस को, और उसको कहा, भस्मासुर जिसका नाम है, उसको कहा था कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने, नारद जी ने आगे जब उनको मिले तो नारद ने कहा कि आपको तो ठग दिया है भगवान ने, तो आप ऐसा करो, इसको चेक कर लो। तो वो जो भस्मासुर है वो दोबारा शिव भगवान के पीछे भागता है और उनके सिर के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है। तो उनको बचाने के लिए जो है वो भगवान विष्णु जो है मोहिनी का रूप धारण करते हैं और नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते मोहिनी की तरह वो राक्षस भी नृत्य करता है, और मोहिनी जैसे सिर पे हाथ रखती है तो राक्षस भी सिर पे अपने हाथ रखता है, और इस तरह से वो भी भस्म हो जाता है। तो ये भस्मासुर की तरह इसका अप्रोच है। जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी को ये अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज नहीं करने देता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फैराडेज लॉज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंजिज लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप, जैसे मैंने कहा है, उसको आप लिख सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।